ये आज तक रेडियो है। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन कलकत्ता से नए नए बम्बई आए थे, नौकरी वोकरी छोड़कर। अभी कहीं बात तो बनी नहीं थी, लेकिन एक नया संसार नाम का प्रोडक्शन हाउस होता था जिसके ऑफिस में एक बार वो पहुंचे। उससे पहले वहां अमिताभ के भाई अजिताभ भी जा चुके थे। अमिताभ बच्चन ने वहां पर अपनी तस्वीरें दिखाई थी। उसके बाद डायरेक्टर ने उनको अगले दिन मिलने के लिए बुलाया था। तो वक्त के पाबंद अमिताभ बच्चन डायरेक्टर के सामने खड़े थे। छोटे कद के वो डायरेक्टर साहब अपनी मेज पर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा और बिना कलम रोके हुए पूछा, काम कब से शुरू कर सकते हो? अमिताभ को पहली बार में यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फिल्म सेट के शोर में कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। उन्होंने दोबारा से पूछा, सर काम? डायरेक्टर साहब ने इस बार लिखना बंद किया, इंक पेन के ढक्कन को बंद किया और कहा, हाँ काम कब से शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस फिल्म में 7 हीरो हैं और 7वीं तो हीरोइन ही है। हम किसी को 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, न जूनियर आर्टिस्ट को न सीनियर आर्टिस्ट को। मंजूर है? जी मंजूर है, लेकिन आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे? अमिताभ बच्चन ने उन डायरेक्टर साहब से कहा। उन्होंने कहा, मैं टेस्ट नहीं लेता, मैं फेस वैल्यू से आर्टिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं जिस किरदार के लिए एक्टर ढूंढ रहा हूँ तुम उसमें फिट बैठते हो। बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ताकि हम काम करना शुरू करें। और ये बोलकर डायरेक्टर साहब ने फिर से लिखना शुरू कर दिया। टेबल के दूसरी तरफ खड़े अमिताभ बच्चन अभी हैरत में थे। अपनी सुनी हुई बात को वो दोहरा रहे थे। पहली बार उन्हें किसी ने फिल्मों में ऑफर दिया था। इस बार अमिताभ बच्चन ने हिचकिचाते हुए कहा, सर कॉन्ट्रैक्ट? हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ना तो आता है ना तुम्हें? वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? डायरेक्टर साहब ने बच्चन सुनते ही कहा, क्या तुम डॉक्टर बच्चन के कुछ लगते हो? जी वो मेरे बाबूजी हैं, अमिताभ ने कहा। अच्छा। उस डायरेक्टर ने कहा, फिर तो तुम आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? हरिवंश राय बच्चन मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे बिना पूछे उनके बेटे को फिल्म में नहीं ले सकता। अभी के लिए तुम जाओ, जैसा होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। डॉक्टर बच्चन को बिना देरी किए एक तार भेजा गया। 3 दिन बाद उसका जवाब आया। खत के जवाब में लिखा था कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ यानी ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ काम करे। जी हां, वो डायरेक्टर साहब थे ख्वाजा अहमद अब्बास। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की। अब्बास साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने पेशे से 1 सेकंड के लिए भी बेईमानी नहीं की तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने जैसे लोग देखे वैसी कहानियां लिखी, जैसी कहानियां लिखी वैसी ही फिल्में बनाई और बतौर फिल्म क्रिटिक जैसी फिल्में देखी बिना किसी के प्रभाव में आए उसकी वैसी आलोचना लिखी। साल 1934 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करते हुए तब हिंदुस्तान टाइम्स अखबार नया शुरू हुआ था। इस अंग्रेजी अखबार ने इन्हें अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया। तब बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए भी अब्बास लिखा करते थे। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अब्बास का 3 रुपयों का करार था, तो वहीं बॉम्बे क्रॉनिकल्स उन्हें पैसे न देकर अखबार की मुफ्त कॉपी दिया करता था। हालांकि आगे चलकर वो इस अखबार के फिल्म क्रिटिक भी बने और इसी साल वो फिल्मी पत्रिका फिल्म इंडिया के साथ भी बतौर आलोचक जुड़ गए। फिल्म समीक्षा की दुनिया में के.ए. अब्बास का नाम बड़ा होने लगा था। अपने एक लेख में अब्बास खुद बताते हैं कि फिल्म निर्माता या निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों के लिए स्टोरी लिखने का ऑफर दिया करते थे। हालांकि उनका मकसद कहानी लिखवाना नहीं होता था, वो बस ये चाहते थे कि अब्बास उनके साथ जुड़ जाएं तो उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों की आलोचना में सिर्फ अच्छी बातें लिखी जाएंगी। लेकिन अब्बास तो ठहरे अब्बास। उन्होंने इस तरह के सारे ऑफर्स या कहें कि रिश्वत को ठुकरा दिया। मशहूर फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज उसी वक्त का एक किस्सा सुनाते हैं।
उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया ने हायर करने की कोशिश की और कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, बड़ा अखबार है, बड़ा ये है। और तब उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था कि वहां जो महिला लिख रही थी फिल्म रिव्यू, उसके स्थान पर इनको लाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। बहुत बाद में फिल्म इंडिया, जो बहुत ही मशहूर मैगजीन रहा है हिंदी फिल्मों का, उस मैगजीन के तरफ से ऑफर आया इनके पास कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए और अपना रेट बताइए। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता दीजिए कि कितना देंगे आप मुझे। तो जो भी ऑफर किया उसमें इन्होंने कहा कि मुझे 50 रुपए, आप जो ऑफर कह रहे हैं उसमें से 50 रुपए कम मुझे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, 50 रुपए मैं कम इसलिए कह रहा हूं आपसे ताकि मैं अपनी आजादी से लिख सकूं, कभी भी आपका दबाव मेरे ऊपर ना आ सके। उस 50 रुपया जो मैं छोड़ रहा हूं वो इसी बात के लिए छोड़ रहा हूं। साल 1935 से बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए उन्होंने द लास्ट पेज नाम से कॉलम लिखना शुरू किया था, जो अखबार के बंद होने के बाद ब्लिट्स अखबार में छपने लगा और उनकी जीवन के आखिरी साल तक छपा। द लास्ट पेज के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के किसी भी अखबार के इतिहास में सबसे लंबे अरसे तक लिखा जाने वाला कॉलम है। फिल्म समीक्षा लिखने के शुरुआती दिनों के बाद ही के अब्बास की मुलाकात बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय और देविका रानी से हुई। साल 1936 में वो बॉम्बे टॉकीज के पार्ट टाइम पब्लिस्ट बन गए। इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उनका पहला स्क्रीन प्ले भी लिखा। साल था 1941। फिल्म नया संसार। 10 साल बाद ही नया संसार नाम से ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और कई यादगार और सदाबहार फिल्में बनाई। सुनिए लल्लन टॉप के एंटरटेनमेंट एडिटर गजेंद्र भाटी क्या बताते हैं। अपने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में ख्वाजा अहमद अब्बास ने ज़्यादातर सोशलिस्ट फिल्में बनाई। उनकी फिल्म आई थी फिर एक शहर और सपना, वो तेज शहरीकरण की बात करती थी कि तेज शहरीकरण के बीच में एक बहुत बड़ी तादाद के लोग जो फुटपाथ पे ही रहते हैं उनकी क्या स्थिति है। और ये भी इनकी खुद की लिखी कहानी थी 1000 नाइट्स ऑन अ बेड ऑफ स्टोन्स पे बेस्ड थी। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कहानी उन्होंने जिस रात को लिखी थी उस रात का किस्सा ये है कि चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर देखी थी उन्होंने और बड़े आर्ग्यूमेंट और बड़े कन्विक्शन के साथ अपने एडिटर से कहा कि उन्होंने इसको फ्रंट पेज पे उसका रिव्यू छापा, रात को रिव्यू छापा, उसका प्रिंट लिया और फिर अखबार बगल में दबा के अपने फ्लैट की तरफ रात को 3-2 बजे आसपास निकले। और फिर उन्होंने फुटपाथ पे एक माँ और एक बच्चे को देखा और लोगों को देखा और उसके बाद उनके दिमाग में ये कहानी आई और उन्होंने लिखी 1000 नाइट्स ऑन अ बेड ऑफ स्टोन्स, जो फुटपाथ पर रहने वाले इन लोगों की कहानी थी। और फिर शहर और सपना फिल्म इस पे बनी। उन्होंने द नेक्स्ट लाइट्स नाम की फिल्म बनाई थी। द नेक्स्ट लाइट से उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने लीड रोल किया था। ये थोड़ी एक आर्टिस्टिक सी फिल्म थी जिसमें ये नक्सलवादियों के परिप्रेक्ष्य से बताती थी, उनकी विचारधारा की बात करती थी, लेकिन इसको आप टिपिकल प्रो नक्सलाइट मूवी नहीं बोल सकते हो। ये आर्टिस्टिक फिल्म थी और इसमें एंटी आर्ग्यूमेंट भी कुछ थे। अलग जॉनर की फिल्में वो बनाते थे लेकिन उनमें भी किरदार थे वो प्रोग्रेसिव होते थे और कहीं ना कहीं कोई मैसेजिंग होती थी और सोशल एक एनालिसिस उसमें होता था। एग्जाम्पल के लिए जो मुंबई रात की बाहों में मूवी है, इसमें राज कपूर ने एक ऐसे एडवोकेट का रोल किया था जो अपने मकान मालिक के पास जाता है, किराया नहीं दे पाता है, तो मकान मालिक बोलता है हमारे यहाँ वकील रिटायर हो रहे हैं, क्या आप हमारे केस आगे से लड़ दिया करेंगे। तो वहाँ पर राज कपूर का किरदार है जिसको ज़रूरत होती है और पैसे नहीं होते, फिर भी वो बोलता है कि जी ज़रूर मैं लड़ दिया करूँगा, लेकिन अगर मुकदमे झूठे नहीं हो और गरीब किसानों की बेदखली कराने वाले ना हो तो इससे वो मकान मालिक बहुत इम्प्रेस होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कई जॉनर की फिल्में सोशलिस्ट के अलावा भी बनाई, लेकिन घुमा फिरा के वो प्रोग्रेसिव होती थी, उनका एक मैसेज होता था और समाज उनमें एक प्रधानता लिए हुए होता था। के अब्बास का नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े धुरंधरों के साथ जोड़ा जाता है। अमिताभ बच्चन, क्योंकि अब्बास साहब ने उनको सबसे पहली बार कास्ट किया, राज कपूर जिनके लिए उन्होंने कई कहानियां लिखी, और दिलीप कुमार से के अब्बास निराश रहा करते थे। उन्हें लगता था कि दिलीप कुमार एक नेशनल ट्रेजर हैं और वो अपनी कला का सम्मान खुद नहीं करते। द लास्ट पेज में वो एक बार लिखते हैं कि दिलीप कुमार ने पैसों और लोकप्रियता के लिए कला के मापदंड के हिसाब से बुरी फिल्में की हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े प्रशंसक थे और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। दिलीप कुमार और के अब्बास से जुड़ा एक किस्सा हमारे साथी गर्वित श्रीवास्तव सुनाते हैं। ख्वाजा अब्बास अहमद बहुत बड़े डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे और उस वक्त दिलीप साहब एक स्टैब्लिश एक्टर थे और डायरेक्शन में अपना हाथ आजमा रहे थे।
किसी इवेंट में एक दिन दिलीप साहब और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की मुलाकात हुई। दिलीप साहब ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि आखिर अहमद साहब आप एक फिल्म को लिखने में कितना टाइम ले लेते हैं। तो अहमद साहब ने कहा कि कोई और काम ना हो तो 1 महीने के अंदर फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेता हूँ। फिर दिलीप साहब ने कहा कि पता नहीं कैसे आप कर लेते हो, मैं तो 1 महीने से एक ही सीन पर अटका हुआ हूँ, बात आगे ही नहीं बढ़ रही। फिर अब्बास साहब ने दिलीप साहब से कहा कि अगर आप भी एक बार मुझे मेकअप लगाकर कैमरे के सामने खड़ा कर दो तो पता चलेगा कि 1 महीने तक पहले सीन का ही रीटेक चल रहा है। तो दिलीप साहब ने पूछा कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो पता है अब्बास साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। के अब्बास दुनिया को कैसे देखते थे ये समझने के लिए उनकी फिल्में देखी जानी चाहिए, जिसे उन्होंने लिखा है या उन्होंने बनाया है। फिल्मों के जरिए वे बस लोगों का मनोरंजन नहीं करना चाहते, ये उनके लिए जरिया था अपनी बात को कहने का। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी, उन्होंने देश की गरीबी को देखा। वो एक सजग और देश के जागरूक नागरिक भी थे। अब्बास को अपने कर्तव्यों का आभास था। जैसे प्रेमचंद की कहानियां होती थी, के अब्बास की फिल्में भी वैसे ही होती थी। धरती के लाल उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने 1943 के बंगाल के सूखे को दिखाया था। उसके बाद परदेशी, शहर और सपना, 7 हिंदुस्तानी, आवारा, 2 बूंद पानी, श्री 420, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में उन्होंने मानवीय संवेदनाओं और समस्याओं को बारीकी से उकेरा। फिल्म समीक्षक मिहिर पंड्या उनके किरदारों और राजनीति के बारे में बताते हैं। जो 1930s 1940s का एरा है हिंदुस्तान के इतिहास का, ये बहुत ही आप कह सकते हैं उस समय पे एक लेफ्ट लीनिंग प्रोग्रेसिव मूवमेंट पूरा भारत में खड़ा हो रहा था। आप अगर उस समय के कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स को भी देखें, मजदूरों किसानों की बात, और एक पूरा जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में सोशलिस्ट रशिया का मॉडल खड़ा हुआ था दुनिया में, उससे प्रभावित लोग पूरी दुनिया में अपने अपने देशों में उस तरह के आंदोलन बना रहे थे। तो उसका प्रभाव भी ख्वाजा अहमद अब्बास पे दिखाई देता है। और फिल्म मेकिंग में आप देखें तो कलाकार जब हमारे एक नए तरह के मूवमेंट में आ रहे थे, मैं इनको सब चीजों को आप अगर जोड़ के देखें, 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनता है, फिर 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा का गठन होता है, उसमें भी ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे। गांधी ने कहीं कहा था कि वो फिल्मों को अच्छा नहीं मानते, वो मानते थे कि फिल्में समाज पे बड़ा बुरा प्रभाव डालती हैं, और जिस तरह से जुआ है या शराब है, इस तरह के बुरे शौक हैं, सिनेमा देखना भी उसी तरह का बुरा शौक है। तो उन्होंने फिल्मों की तरफदारी करते हुए गांधी को एक चिट्ठी लिखी, और वो एक ओपन लेटर जैसा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक नई तरह की विधा है और एक नई तरह का माध्यम है, और आप एक बार इसे एक मौका दीजिए, हो सकता है ये भी समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में भूमिका निभा सके। उन्होंने अपने करियर में कुल 40 फिल्मों के लिए लिखा या डायरेक्ट किया। कईयों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी लिखी नीचा नगर अकेली भारतीय फिल्म है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्रैंड प्राइज मिला। इसके अलावा उन्हें 4 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। हालांकि उनकी डायरेक्ट की हुई 13 फिल्मों ने कमर्शियली अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसका उन्हें शायद मलाल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि कहानी लिखना उनका पहला प्यार था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 74 किताबें लिखी हैं, 90 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और 5 दशक से भी ज्यादा वक्त तक कॉलम लिखे हैं। अजय ब्रह्मात्मज को सुनिए। उनकी खुद की निर्देशित फिल्में ज्यादा नहीं चली हैं, ये सच्चाई है। और उसकी वजह ये थी कि फिल्म क्राफ्ट में कहीं ना कहीं वे कमजोर थे। फिल्म निर्देशन में उनकी कमजोरी सामने आ जाती थी। वो उस ढंग से कहानी कह नहीं पाते थे जितनी अच्छी वे कहानियां लिखते थे या स्क्रिप्ट लिखते थे। खुद के निर्देशन में जाने पर वे वैसा नहीं कर पाते थे। ये एक विरोधाभास लोगों को नजर आ सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। के अब्बास को लिखना इतना पसंद था कि जब वो अपना कॉलम द लास्ट पेज को आखिरी बार लिख रहे थे, तब उन्होंने उसमें अपनी वसीयत लिख दी। शीर्षक था द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास। इसमें उन्होंने लिखा था कि मरने के बाद उन्हें कैसे याद किया जाए, उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। अब्बास चाहते थे कि उनकी मौत का जश्न मनाया जाए, उनका शव लॉरी में रखकर जूहू बीच के किनारे बनी सड़क से ले जाया जाए और उसके आगे महाराष्ट्रियन लाजिम बैंड भी चल रहा हो। उन दोस्तों के नाम भी लिखे थे जिन्हें 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, और आखिर में लिखा था कि आप सभी के लिए प्यार, प्यार और बस प्यार। 7 जून 1914 को गुलाम भारत के पानीपत में जन्मे ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन 1 जून 1987 में आजाद भारत में हुआ।
अपने पेशे के हर पहलू में ख्वाजा अहमद अब्बास ने खूब नाम कमाया, लेकिन कभी भी उनका काम से मन नहीं भरा। 72 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उन्होंने वो सब किया जो वो करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तमाम ख्वाहिशें थीं जो अधूरी रह गईं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हसरत पे दिल निकले। दिल चाहता है कि मेरे सर पर घने सियाह बाल उगाएं और एक बार मैं फिर जवान हो जाऊं। दिल चाहता है कि मैं टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस जैसा नॉवल लिखूं। दिल चाहता है कि मैं एक ऐसा फिल्म बना दूं जिसका सारी दुनिया में चर्चा हो। दिल चाहता है मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, स्पुतनिक में बैठकर चांद की सैर कराऊं। दिल चाहता है मेरे पास एक खास अपना कमरा हो जिसमें चारों तरफ किताबों की अलमारियां हों और एक रेडियोग्राम हो और दुनिया की बेहतरीन मौसीकी के रिकॉर्ड हों और ज़मीन पर चटाई का फर्श हो और लेटने के लिए एक गद्दा हो, एक बिजली का समावार हो जिसमें हर वक्त चाय बनती रहे, कई फाउंटेन पेन हो, एक बहुत बड़ी रोशनाई की बोतल हो और 100 रील कागज हो और वक्त। ये था आज का नामी गिरामी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट को लिखा है कुंदन ने, साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।